डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 11th के अध्याय 5 यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इस साम्राज्य की स्थापना, इसमें बर्बरता, मंगोल खान और चंगेज खान आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162, 1172, 1260 या 1262 में? इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। आज हम देखेंगे यायावर साम्राज्य की अवधारणा और इसकी स्थापना के बारे में। यायावर साम्राज्य की स्थापना जो अवधारणा है वो काफ़ी विरोधात्मक है, क्योंकि जो ये लोग होते थे, जो यायावर साम्राज्य था, वह मूलतः घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते थे। लेकिन इन्होंने मध्य एशिया के मंगोलों ने पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की, और यह एक भयानक सैनिक तंत्र और एक शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों के आधार पर आधारित था। अब जानते हैं, किसी भी समाज के बारे में या किसी भी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानने का हमें उसका स्रोत जानना ज़रूरी है। हम देखते हैं यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत क्या थे। वहाँ का इतिहास व्रत, यात्रा वृतांत, ये एक बहुत जो साहित्यकारों के जो दस्तावेज उपलब्ध हुए हैं उनसे वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है, जो कि चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है। इसके साथ साथ चीनी, मंगोलियों, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच और रूसी स्रोतों से भी हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। हम देखते हैं मध्य एशिया में यायावर साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी। इन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उस समय जो इनका साम्राज्य था वह यूरोप और एशिया तक विस्तृत था, और कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्णय व्यवस्था की तुलना में मंगोलिया के जो लोग थे वो दीनहीन, जटिल जीवन से दूर और एक सामान्य जीवन होता था, वह जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इन एशिया का प्रभाव, ये अलग द्वीप के निवासी थे, इस वजह से यहाँ के ऐतिहासिक परिवर्तनों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा था। इन समाज के लोगों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा था, वहाँ अपना प्रभाव भी छोड़ा था, और बहुत कुछ इन्होंने वहाँ से सीखा भी था और उन्हें सिखाया भी था। और फिर हम देखते हैं मंगोलों की सामाजिक स्थिति के बारे में। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय के लोग रहते थे। इसमें पशुपालक और शिकारी संग्राहक भी शामिल थे। पशुपालक जो होते थे वह घोड़े, भेड़ और ऊंटों को पालते थे। यह मध्य एशिया के घास के मैदान में रहते थे, जहाँ पर छोटे छोटे शिकार उपलब्ध होते थे। जो शिकारी संग्राहक लोग थे वो साइबेरिया के वनों में रहते थे तथा पशुपालकों की तुलना में ये थोड़े गरीब स्थिति में होते थे। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि व्यवस्था को नहीं अपनाया था। वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवार तथा कुलों के परिसंघ बनाते थे, और वह पशुधन के लिए लूटमार करते थे, और चारागाहों के लिए इन्होंने लगातार लड़ाइयाँ की थी। फिर हम देखेंगे चंगेज खान के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से चंगेज खान का इतिहास रहा है और चंगेज खान ने कैसे मंगोलों के शासन को प्रभावित किया है। चंगेज खान का जन्म 1162 में मंगोलिया में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद इन्होंने राजनीति में अपना प्रादुर्भाव किया और एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में यह उभरे थे। चंगेज खान को समुद्री खान या सार्वभौमिक शासन की उपाधि धारण की, और इन्होंने मंगोलों का महानायक खुद को घोषित किया था। चंगेज खान मंगोलों के लिए एक महान शासक था। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया था और चीनियों द्वारा हो रहे शोषण से इनकी मुक्ति दिलाई थी। यह एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य बना था। व्यापार के रास्ते तथा इन्होंने बाजार को पुनर्स्थापित किया था। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी तथा बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, और चंगेज खान एक महान राष्ट्रनायक के रूप में और आराध्य व्यक्ति के रूप में आज भी वहाँ स्थापित है। हम देखते हैं चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों के बारे में। इन्होंने घुड़सवार सेना पे बहुत जोर दिया था। इनकी जो घुड़सवार सेना थी वह काफ़ी कुशल थी। इनको तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था। इसके साथ साथ मौसम की जानकारियाँ आदि के बारे में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी। घेराबंदी की नीति इनकी एक प्रमुख नीति के रूप में उभरी थी। इसके साथ साथ हम वहाँ देखेंगे कि हल्के चल उपकरणों की वहाँ पे स्थापना होने लगी थी, और नेफ्ता बमबारी की भी शुरुआत हुई थी।
हम देखते हैं चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियों के बारे में। मंगोल शासक ने सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दल में शामिल किया था। इनका शासन जो था वह बहुजातीय था, बहुभाषी, बहुधार्मिक था और इसके साथ साथ इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था कि इनके शासन में किसी धर्म की स्थापना हो जाएगी। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए जो ये लोग थे काफी समुदायों में बटे हुए थे और इन लोगों का एक परिसंघ बना हुआ था। मंगोल साम्राज्य विभिन्न वातावरण में परिवर्तित किया गया था, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा जो उनकी एक प्रेरणा थी वह काफ़ी बड़ी एक प्रेरणाशाली शक्ति के रूप में और प्रभावशाली शक्ति के रूप में इन पर बनी हुई थी। उन्होंने विविध मतों और आस्था वाले लोगों को इसमें सम्मिलित किया था। हालांकि मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्म और आस्थाओं से संबंध रखने वाले जैसे कि शमन, बौद्ध, ईसाई और अंततः इस्लाम भी मानते थे, जबकि उनकी जो सार्वजनिक नीतियां थी उन पे उन्होंने किसी भी धार्मिक विचारधारा या अपने व्यक्तित्व मतों को नहीं थोपा था। फिर हम देखेंगे तैमूर वंशज और चंगेज वंशज के मध्य क्या संबंध थे। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर, जो एक विश्वव्यापी राजा की आकांक्षा रखता था, ने अपने आप को वहां का राजा घोषित करने में संकोच अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। तब उसने अपनी संप्रभुता घोषणा की तो उन्होंने अपने आप को चंगेज खान के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया था। हम देखते हैं कि मंगोलों के लिए चंगेज खान की क्या उपलब्धियां रही हैं। मंगोलों के लिए चंगेज खान आज तक का सबसे महान शासक था, जिसकी अनेक उपलब्धियां थीं। उन्होंने मंगोलों को संगठित किया था, लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से इन्होंने मुक्ति लाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने देश को समृद्ध बनाया और एक साम्राज्य की स्थापना की। उसके व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया गया, जिससे वेनिस के मार्को पोलो की तरीके अन्य दूर के यात्री भी वहां आए और उसकी तरफ व्यापार के लिए आकृष्ट हुए। चंगेज खान के इन विभिन्न परस्पर विद्रोही चित्रों का एकमात्र परिप्रेक्ष्य की भिन्नता नहीं, अतः ये हमारे लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरीके से ये प्रभावशाली व्यक्ति भी है और एक तरीके से इतना खूंखार भी जिस तरीके से ये था वह भी हम देखेंगे। चंगेज खान का जो मंगोलों के विश्व में जो स्थान बनाया है, उन्होंने उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर हम देखते हैं यास के बारे में। हमने जो मंगोलों का शासन था उसमें यास की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इसको प्रारंभिक स्वरूप में यासक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 में करिलतुआई में लागू किया था। इसका अर्थ है विधि आदेश। इसका यह एक प्रशासनिक विनिमय है, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली के संगठन का, और यह एक तरीके से मतलब एक कानून जो पारित करते थे या जो भी चीज़ें ये कहते थे उसके लिए यह आता था। और इनकी यास में क्या भूमिका थी, यह एक नियम संहिता थी जिसे चंगेज खान ने 1206 में लागू किया था। इसका अर्थ मैंने आपको बताया, जैसे कि अर्थ, विधि, आदेश, इस तरीके से आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली के संगठन के विनिमय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों द्वारा एकीकृत विशाल साम्राज्य का गठन किया गया है। उनके द्वारा जटिल समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यकों को रोका गया है। इन्होंने अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियमों का आविष्कार का दावा किया है और यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता बनाकर लोगों पर लागू करवाया है। जो आने वाले शासकों ने यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को संयुक्त किया गया। चंगेज खान और उसके वंशजों को मंगोलों से निकटता स्वीकृत की गई थी। यास से वंशजों की कबीलाई पहचान थी वह बरकरार की गई और पराजित जो लोग थे उन पर भी नियम लागू करके उन पर भी आत्मविश्वास बनाया गया। यास चंगेज खान की कल्पना शक्ति से प्रेरित था और विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की संरचना में इसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर हम देखते हैं 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों से मंगोल शासन में क्या हानियां हुई थी। इस युद्धों से अनेक नगर कष्ट हो गए थे, कृषि भूमियों को बहुत हानि हुई थी और इसके साथ साथ व्यापार भी समाप्त हो गया था। दस्तकारी वस्तुओं के उत्पादन व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और कई लोगों को यहाँ पर दास भी बना लिया गया था। सम्राट लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक के लोग यहाँ पर उन सभी को बहुत ही ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा था। फिर हम देखेंगे मंगोलों के पतन के कारण। मंगोलों के पतन के जो मूल कारण थे वह क्या है।
इनकी जो मौलिक कारण थे वह ये थे कि इनकी संख्या बहुत कम थी और ये अपनी प्रजा की अपेक्षा बहुत कम सभ्य थे। इनके आपसी विरोध और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिलाने का इन्होंने बहुत जो फोर्स किया था, इस वजह से भी इनका पतन हुआ था। और मंगोलों द्वारा जब अन्य धर्मों को अपनाया गया, इनके खुद के स्वरूप की समाप्ति हो गई थी, जो मंगोलों के पतन का एक प्रमुख कारण के रूप में उभरी है। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें मंगोल वंशज की एक पूरी तरीके से जो एक होता है ना, एक पूरा ट्री है, फैमिली ट्री, उस तरीके से किया गया। जैसे चंगेज खान के बाद उनके पुत्रों, उसके बाद उनके पुत्रों, और किस तरीके से ये पूरा वंशज यहाँ पे चला था। उनके जो चंगेज खान थे वह उन्होंने बहुविवाह किए थे और उनके अनेक बच्चे थे, और उसके वजह से उनके जितने भी मतलब वंशज थे उनका आगे उनका वंश चलता रहा था। आज के वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1162। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।